हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त चंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर प्रोफेशनल मेंटर। मित्रों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक अपने स्किल्ड वीडियोस यानी कि टेक्निकल, प्रोफेशनल और जो वीडियो आप देख के कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में कर सकते हैं, ऐसे वीडियोज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। आज भी एक नए वीडियो के साथ आया हूं। जो बच्चे अभी टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, जो ये चाहते हैं भविष्य में कि हम इस प्रोफेशन में आए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का ये वीडियो जीएसटी के इंट्रो के ऊपर बनाया गया है। मित्रों, इससे पहले मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके जीएसटी प्लेलिस्ट से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। आज का टॉपिक ये शुरू करने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि धीरे धीरे अभी सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा तेजी लाइए, उसमें सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, स्किल लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खूब सारा सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम आपको नए नए स्किल्ड वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं जीएसटी के विषय में। उसका इंट्रोडक्शन और एक डिटेल्ड वीडियो है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है, यानी कि जो चीज़ें हमने कंटेंट्स लिख रखे हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके काम की चीज़ है। जो हमारे नए मित्र हैं, जो भाई हैं, जो सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ जीएसटी, यानी जीएसटी क्या है। अब जीएसटी कुछ लोग कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स है, कुछ लोग कहते हैं अरे लूट ले रहा है, बहुत है, टैक्स इसमें पड़ रहा है, एकदम बर्बाद कर दे रहा है। लेकिन जीएसटी आने के बाद से हमारे व्यापारियों में बहुत सारी सहूलियत हुई है। बहुत सारे जो अनर्गल जो फीसेस जो पढ़ते थे, जो प्रोफेशनल थे, जो अलग अलग टैक्स के नाम पे प्रैक्टिस के उस पर फीस लेते थे, तो वो सारी चीज़ें एक ही टैक्स में सेंट्रलाइज कर दी गई हैं। हाँ, फिलहाल मैं किसी के बारे में कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि मैं भी एक टैक्स प्रोफेशनल हूँ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स यानी माल, एस का मतलब सर्विस और टी का मतलब टैक्स, यानी गुड्स, सर्विस, वस्तु एवं सेवा कर। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी कि ये 3 पॉइंट है, जीएसटी, जी एस और टी। तो गुड्स का मतलब माल हो गया यानी वस्तुगत व्यापार, एस का मतलब सर्विस यानी कि सेवागत व्यापार और टी का मतलब टैक्स यानी कि उन पे लगने वाला टैक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी फर्म इन द बिजनेस, यानी कि हम जो है व्यापार में कितने प्रकार की फर्म होती हैं हमारी, या हमारी कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं जो जीएसटी जिनको लेना चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार में मोटे तौर पर 3 प्रकार की कंपनी या फर्म होती है। कंपनी से मतलब आप फर्म से समझिएगा, जिसमें बहुत सारे चीज़ें, मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ पे एक लीगल एंटिटी की बात हो रही है। लीगल एंटिटी मतलब वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऐसी सभी कंपनी जो माल उत्पादन का काम करती हैं और तैयार माल यानी गुड्स को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को यानी अपने सप्लायर्स को बेचती हैं, उनके लिए जीएसटी लेना अनिवार्य है। दूसरा है ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी का मतलब होता है, यानी फर्म, कंपनी जो भी है, ऐसी सभी कंपनी या फर्म जो केवल माल यानी गुड्स, जिस वस्तु का वो व्यापार करती हैं, केवल मैन्युफैक्चरर से खरीदती हैं और बेचती हैं। यानी कि पहला तो हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि भाई एक मान लीजिए कि एक बिस्किट है जो हम खाते हैं, तो बिस्किट का उत्पादन होना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर करेगा। मैन्युफैक्चरर क्या है? जो माल को बनाएगा, तैयार करेगा और बेचेगा, तो उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। दूसरा हो गया कि भाई वो डायरेक्ट कस्टमर को तो माल बेच नहीं सकता है,
वो कोई ना कोई अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने डीलर को माल देगा। जो कंपनी से डायरेक्ट माल उठाते हैं तो वही है क्या, ट्रेडिंग कंपनी। अब ट्रेडिंग कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, होलसेलर आते हैं, आपके C&F आते हैं और छोटे डीलर्स आते हैं जो बाज़ारों तक, गांव तक आपको माल की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी सामान खरीदते हैं और बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो यही है ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि वह सभी फर्में, वह सभी जो है कंपनियां जो माल को केवल खरीदती और बेचती हैं, उत्पादन नहीं करती हैं, वो ट्रेडिंग कंपनी के अंतर्गत आती हैं। तीसरी जो कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, यानी कि ना वो माल का उत्पादन करती है, ना माल को खरीदती है, ना बेचती है, वो केवल सर्विस देती है, वो केवल सर्विस प्रदान करती है। ऐसी सभी कंपनी जो केवल सर्विस यानी सेवा प्रदान करती हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती हैं, जैसे टेलीकॉम कंपनी, यानी कि आप वोडाफोन ले लीजिए, जियो ले लीजिए, आइडिया ले लीजिए, ये सब टेलीकॉम कंपनी है जो आपको इंटरनेट की सुविधा देती हैं। इंटरटेनमेंट कंपनी हो गई, यानी कि जो आप चैनल्स के माध्यम से बहुत सारे जो है चैनल देखते हैं, मतलब वीडियोस देखते हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरटेनमेंट कंपनी के रूप में काम करती हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। या लोकल तौर पे, अगर हम बड़ी कंपनियों की बात ना करें, लोकल तौर पे मान लीजिए कि कोई एक मतलब एक फर्म है जो आपके गांव, घर या शहर के आसपास हो सकती है, जैसे प्लम्बरिंग। तो प्लम्बरिंग वाले क्या करते हैं, प्लम्बरिंग वाले जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने कहा कि हाँ हमारे घर में जो है टोटी खराब हो गई, उसको सही कर दीजिए, वो आए, अपना काम किया, आपकी टोटी सही किए और आपसे कुछ जो चार्ज करते हैं, यानी सर्विस के तौर पे जो मेहनताना लेते हैं, वही सर्विस है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो मल्टी लेवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी मल्टी सर्विसेज जो हैं, जैसे आपके घर में पंखा खराब हो गया, इलेक्ट्रीशियन भेज देंगी, AC खराब हो गया, उसके लिए इलेक्ट्रीशियन भेज देंगी, आपके घर में प्लम्बरिंग का काम हो, उसके लिए प्लम्बर भेज देंगी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। व्हिच टैक्स अप्लीकेबल बिफोर GST, यानी हम पिछले अगर इतिहास में चलें, यानी पहले, तो वो कौन कौन से टैक्स थे तो GST के पहले हमारे माल पे लगाए जाते थे। जब भारत में GST लागू नहीं हुआ था तो कंपनी के नेचर एंड गुड्स के मुताबिक, यानी जो कंपनी का नेचर था, जो काम करती थी, मान लीजिए कि कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है, कोई डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी है, या कोई ट्रेडर्स है जो किसी कंपनी से माल खरीदता है और बेचता है, तो उसके मुताबिक अलग अलग टैक्स अप्लाई होते थे। जैसे माल के ऊपर यानी गुड्स के ऊपर वैट पहले लगाया जाता था, जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग वैट रेट हुआ करता था स्टेट वाइज। CST ये आपके अदर स्टेट के लिए होता था, यानी कि अगर इस स्टेट से दूसरे स्टेट में आप माल सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे CST चार्ज लगाया जाता था, यानी CST टैक्स देना होता था। एक्साइज ड्यूटी उनके लिए होता था जो उत्पादक कंपनियाँ थी, यानी कि जो माल का उत्पादन करती थी, मैन्युफैक्चरिंग जिसको कह सकते हैं। और सर्विस पे जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया या सर्विस टैक्स हो गया। पहले रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग होते थे, वैट का रजिस्ट्रेशन अलग होता था, सर्विस का रजिस्ट्रेशन अलग होता था। तो अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये सभी टैक्स GST से पहले अलग अलग माल एवं सर्विस पे लगाए जाते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में GST पूरी तरह से लागू होने के बाद सारे टैक्स को एक टैक्स यानी GST में समाहित कर दिया गया, यानी अब वन नेशन और वन टैक्स हो गया है, जिसको आप वन प्रोडक्ट वन टैक्स भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि लक्स कंपनी का कोई एक साबुन है, तो जो उसका रेट आपको जो है यूपी में मिलेगा, वही रेट लगभग आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि सारे टैक्सों को कैसे एक GST में शामिल कर दिया गया है, यानी कि ये GST है, आप ये देख सकते हैं, वैट, CST, एक्साइज, सर्विस टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स को GST में समाहित कर दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन GST आइटम, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे GST की, तो ये भी आप जानकारी रखिए। मान लीजिए भविष्य में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे आइटम हैं जो GST के दायरे में नहीं आते, यानी कि वो GST के क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। मुख्य रूप से नॉन GST आइटम की सूची इस प्रकार है। मित्रों, ये जो वीडियो मैं आपके लिए कंटेंट्स बनाता हूँ, ये बहुत मैं खोज के और रिसर्च करने के बाद बनाता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप
आपसे कोई ना फीस में चार्ज कर रहा हूँ, ना मैं आपसे और कोई चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि चैनल पे जितने सब्सक्राइबर्स आएंगे उतना हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला जो है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि जो दारू शराब जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स आते हैं जो ह्यूमन कंजप्शन में यूज होते हैं वो जीएसटी के बाहर रखे गए हैं। दूसरा है पेट्रोलियम उत्पादन, कुछ विशेष उत्पादन जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यानी कि पेट्रोलियम में इतनी ही चीज़ें जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। अगर कोई लुब्रिकेंट्स का जो है व्यापार करता है, यानी मोबियाइल जिसको कह सकते हैं, तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली का बिल, ये भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। स्टेट गवर्नमेंट इस पर किसी भी प्रकार का जीएसटी टैक्स नहीं लेती है। चौथा पॉइंट है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री सेवाएं। जमीन जायदाद की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस में जीएसटी नहीं देना होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। सरकारी सेवाएं कुछ मामलों में, जैसे कोर्ट फीस में जीएसटी नहीं देना है, पार्लियामेंट्री सेवाओं में कोई भी जीएसटी नहीं देना है, पंचायती सेवाओं में कोई भी जीएसटी नहीं देना है। एग्रीकल्चर सेवाओं में, अब एग्रीकल्चर में क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं, थोड़ी सी भ्रांतियां हैं, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। एग्रीकल्चर में जैसे गेहूं, चावल, दालें, ताजे फल, सब्जियां, गन्ना इत्यादि, ये अनप्रोसेस्ड फूड हैं। यानी कि गेहूं अगर कोई किसान से खरीदता है तो वो नॉन जीएसटी में आएगा, लेकिन वही गेहूं का आटा अगर पैक होके किसी दुकान पे बिक रहा है तो वो जीएसटी के दायरे में आएगा। दाल अगर खुली है, अगर कोई व्यापारी खरीद रहा है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन वही दाल अगर पैकेट में पैक होके आपके मॉल में, आपके स्टोर में या आपके रिटेलर के यहाँ आ गई तो वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। अगला चीज़ है सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई संबंधी भुगतान, यानी कि जो सैलरी एम्प्लॉइयों को दी जाती है उस पर जीएसटी टैक्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। एम्प्लॉयर की जो सैलरी होती है वो डायरेक्ट टैक्स में आती है, तो वो टैक्स का अपना अलग प्रावधान है जिसपे टीडीएस वगैरह काटा जाता है। शिक्षा संबंधी सेवाएं, अब शिक्षा संबंधी सेवाओं में कुछ लोग कहेंगे यार किताब कॉपी पे लगता है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं इसमें, जैसे मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो आपकी फीस लेते हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर आती हैं। कुछ स्वास्थ्य सेवाएं हैं जैसे हेल्थ केयर हैं, जैसे सरकारी या निजी अस्पतालों द्वारा दी गई बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है जो आपकी पर्ची लिखता है, या कोई डॉक्टर जो आपसे फीस ले रहा है, तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पर जीएसटी वो नहीं ले सकता। तो ये थोड़ा सा जागरूक रहें, ये सब सारी चीज़ें जानें जो जीएसटी के दायरे से बाहर आती हैं। अब जीएसटी नंबर लेने की योग्यता, यानी कि जीएसटी नंबर लेने की योग्यता का मतलब कि कौन कौन लोग पात्र हैं, जीएसटी ले सकते हैं। अब इसके लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं। जीएसटी के नियमानुसार जीएसटी नंबर लेने के लिए अपने टर्नओवर क्या होता है, चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मित्रों। टर्नओवर का मतलब आपके व्यापार में होने वाली टोटल सेल से है, यानी कि जितने का माल, मान लीजिए कि आप एक महीने में 40 लाख रुपए का माल बेचते हैं तो वही आपका टर्नओवर है। टर्नओवर अपने राज्य को देखना होगा, यानी कि आप जिस राज्य से हैं उस राज्य को देखते हुए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा, जिसके लिए कुछ कंडीशंस हमने लिखी हैं, वो आपके सामने हाजिर हैं कि आप किस राज्य से हैं या किस राज्य में व्यापार कर रहे हैं। अब इस पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। पूरे भारत में जीएसटी के लिए विभिन्न राज्यों को दो कैटेगरी में, यानी दो भागों में बांटा गया है। एक नॉर्मल कैटेगरी है और एक दूसरी बोलते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें हम आगे अभी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल कैटेगरी क्या है, अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर, इसमें ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में या वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 लाख से अधिक हो गया है तो ऐसे व्यापारी को जीएसटी लेना अनिवार्य है, जो 1 अप्रैल 2019 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि कुछ राज्यों का हमने इसमें नाम लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप इस राज्य में हैं, जो राज्य आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इस राज्य के रहने वाले हैं या इस राज्य में आप व्यापार कर रहे हैं। अब ये मेन
क्या है कि आपका व्यापार से संबंधित है। अगर आप मान लीजिए कि आप मिजोरम के हैं लेकिन आप लखनऊ में कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो व्यापार जहां होगा ये नियम वहीं के लिए लागू होगा। तो आप इन राज्यों से हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख से अधिक हो गया है तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है, ये नियम कहता है। अब अगली जो दूसरी कैटेगरी है जिसको स्पेशल कैटेगरी बोलते हैं, अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर, यानी जो इसमें राज्य लिखे गए हैं, इन राज्यों में व्यापार की यूनिट अगर है तो इसके लिए क्या है, अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 लाख या इससे अधिक हो रही है तो ऐसे व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत कई सारे राज्य आते हैं जैसे पांडुचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इन्हें सेज भी कहा जाता है। सेज का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये तो रहा नियम। अब नियम के बाद अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकल बात अगर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ, ये तो बात हो गई राज्य एवं टर्नओवर लिमिट की, परंतु प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए तो टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं होती है। बिना जीएसटी नंबर लिए दूसरे राज्य से आप माल ना खरीद सकते हैं, ना बेच पाएंगे, ना ही कोई ट्रांसपोर्टर आपको माल की डिलीवरी करेगा। इसीलिए कोई भी व्यापारी हो जीएसटी नंबर लेना आवश्यक है। ये प्रैक्टिकल बात है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने टाइप की स्कीमें होती हैं जो सरकार द्वारा हमें मिलती हैं। वैसे तो मित्रों जीएसटी नंबर जो है 15 डिजिट का होता है, जो सारे नंबर्स जो है एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उसमें स्कीमें अलग अलग हो सकती हैं। व्यापारी अपने व्यापार के हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता है। इसमें 3 प्रकार की स्कीमें हैं। कुछ लोग नहीं जानते हैं तीसरी स्कीम के बारे में, जो अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। पहली स्कीम है कंपोजिशन स्कीम, जिसको हम समाधान योजना कहते हैं। यह स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए है। इसे लेने में पहले हमें इसके कुछ नियम कानून को जान लेना चाहिए। अब नियम कानून के क्या है? कंपोजिशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, यानी अगर आप ट्रेडर्स हैं, यानी ट्रेडर्स का मतलब कि माल की खरीद फरोख्त करते हैं, आप माल खरीदते हैं और बेचते हैं। जो व्यापारी माल यानी गुड्स का व्यापार करता है उसे ट्रेडिंग फर्म या कंपनी में रखा जाता है। अब यह व्यापारी गण ये स्कीम लेना चाहते हैं तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यापार का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। और अगर नया व्यापार है तब भी ये नियम लागू होगा, यानी 1.5 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है तभी आप इस स्कीम में आ सकते हैं। ये व्यापारी दूसरे राज्य में यानी कि इंटर स्टेट माल नहीं सप्लाई कर सकते। अगर आपको गुड्स को अदर स्टेट में भी सप्लाई करना है तब ये कंपोजिशन की स्कीम आपके लिए नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वो तो ट्रेडिंग के लिए हो गया। तो जो फर्म कंपनी सेवा देने का काम करती है वो सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। यदि इसका टर्नओवर 50 लाख है, यानी कि ट्रेडिंग कंपनी में क्या है 1.5 करोड़, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या नियम है 50 लाख। 50 लाख के अंदर अगर आपका टर्नओवर है तब आप कंपोजिशन स्कीम में हो सकते हैं। ये एनुअल टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ, मंथली टर्नओवर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। नियम शर्तें क्या आप सुन लीजिए इसके लिए। नो आईटीसी अवेलेबल एंड नो जीएसटी टैक्स फ्रॉम कस्टमर, यानी कि इस तरह के व्यापारी को किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे व्यापारी जहां से माल लेते हैं वहां टैक्स तो देते हैं लेकिन किसी भी कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन इनको अपने टर्नओवर पे सरकार को टैक्स देना होता है, ये जरूरी है। अब इसमें टैक्स स्लैब क्या है? टैक्स स्लैब यह है, ऐसे व्यापारी के लिए इस प्रकार टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। देखिए, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर और रेस्टोरेंट, एसजीएसटी, सीजीएसटी और टोटल। अभी इसके बारे में और भी हम आगे क्लियर करते हैं। तो अगर ट्रेडर है तो वो अपने टोटल टर्नओवर का यानी जितने का माल बेच रहा है वो 1% जीएसटी देगा, यानी 50 पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और 50 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इसके अलावा अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो 3%
SGST और 3% CGST में जाएगा, यानी टोटल 6% वो टैक्स देगा। और अगर वो रेस्टोरेंट का बिजनेस करता है तो 2.5% स्टेट गवर्नमेंट और 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी 5% का टैक्स उसका जाएगा। इसका मतलब ये है मित्रों कि यदि कोई भी GST का कंपोजिशन डीलर है तो वह जो है किसी भी कस्टमर से टैक्स के नाम पे पैसा नहीं ले सकता। वो टोटल आपको अमाउंट बताएगा। मान लीजिए कि 100 रुपये का अगर माल है और वो इंक्लूड करके टैक्स अगर आपसे ले रहा है तो वो माल 120 का तो बेच सकता है कि हाँ 120 रुपये का ये माल हुआ, लेकिन वो कहे कि भैया 100 रुपये जो है आपके माल का हो गया और इस पर 18% या 20% की हम GST ले रहे हैं, तो वो नहीं ले सकता है। उसको टैक्स इनवाइस जारी करने का परमिशन नहीं है। दूसरी चीज़ ITC क्या होती है, ITC के विषय में अभी हम आगे चर्चा करते हैं। अब GST रजिस्ट्रेशन स्कीम में है नॉर्मल स्कीम, या इसको रेगुलर स्कीम भी बोलते हैं। वे सभी व्यापारी जो ITC का लाभ लेना चाहते हैं, जो कंपनी LLP पार्टनरशिप फर्म है, जिनका व्यापार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है और जिनका टर्नओवर अधिक है, वो सभी नॉर्मल या रेगुलर स्कीम में आ सकते हैं। इस स्कीम में होने से कुछ लाभ हैं जो व्यापारियों के लिए होते हैं। नॉर्मल या रेगुलर स्कीम के अंतर्गत व्यापारी जो माल खरीदने के बदले GST पे करता है उसका लाभ उसे ITC का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो टैक्स आपने, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा जिस पे 18% आपने GST दिया, तो वो 18,000 रुपये आपका ITC आपके GST पोर्टल पे शो करता रहेगा, चाहे वो कैश लेजर में हो या क्रेडिट लेजर में हो, वो आपका शो करता रहेगा, जिसका लाभ आपको मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो टैक्स दिया है वो टैक्स आपको फिर से नहीं देना है। यही होती है ITC। और कंपोजिशन में क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि 12% टैक्स स्लैब वाले किसी माल को खरीदा और वो माल आपने बेचा, तो 12% तो आपने डीलर को देना ही देना है। दूसरा 1% अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अलग से जो है टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि वो माल 13% हो गया, है ना। ये सोचने वाली थोड़ी सी बात है। ये समझिए कि वह माल 1% तो आप टर्नओवर पे दे ही रहे हैं और 12% उधर GST दे रहे हैं, जिसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो टोटल किसी प्रोडक्ट पे आप 13% की GST दे रहे हैं। तो इसीलिए रेगुलर स्कीम बेस्ट होती है, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। दूसरा क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों ही माल सप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप चाहे अदर स्टेट में माल भेजिए, आप चाहे अपने ही स्टेट में माल बेचिए। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी सभी से GST ले सकता है, यानी आप टैक्स इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। व्यापारी को अपने आउटपुट से इनपुट टैक्स घटाकर ही टैक्स देना है। अब आउटपुट क्या है, यानी कि जितने में आपने माल खरीदा, मान लीजिए 100 रुपये का माल खरीदा जो आपको 105 रुपये में पड़ा। अब वही माल आपने 120 रुपये में बेचा, तो 120 रुपये का जो 20 रुपये की जो टैक्स आपकी लायबिलिटी है, यानी कि जो आपने बेचा है, तो आउटपुट सप्लाई से इनपुट टैक्स को आप घटा दीजिए, तो जो आपकी लायबिलिटी बनी बस केवल उतना ही टैक्स आपको देना है। और आपने जो है क्योंकि 100 रुपये का माल खरीदा तो वो ऑलरेडी आपने पेड कर रखा है, उसी को हम ITC बोलते हैं। यानी वो 5% का जो टैक्स बना, वो टैक्स जो है आपके पोर्टल पे ITC के रूप में शो होता रहेगा, जो आपको पेड नहीं करना है। यही रेगुलर कस्टमर्स के लिए लाभ होता है। अब हम आ जाते हैं जो तीसरी स्कीम है, यानी GST रजिस्ट्रेशन की जो तीसरी स्कीम है, वो तीसरी स्कीम के विषय में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं और शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये होता है ऑप्शनल स्कीम, ऑप्शनल एंड स्पेशल कैटेगरी, यानी कैजुअल टैक्स पेयर। हाँ मित्रों, मैं इसके पहले जो मैंने GST के ऊपर वीडियो बनाया था, GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों के, इन सब टॉपिक्स पे चर्चा की हुई है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मैं लिंक दे दूंगा, जिस पे आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हाँ, बात करते हैं हम कैजुअल टैक्स पर्सन, यानी कि मान लीजिए कि आप कहीं बाहर के रहने वाले, किसी अदर कंट्री के हैं और कुछ टाइम के लिए आप भारत में आए हैं, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए भारत में आए हैं और आप यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा है जो है, एक तो ये हो गया कि कैजुअल हो गया, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए आपने व्यापार जो है शुरू किया और बंद करें, यानी 5-6 महीने के लिए आपका काम है, सीजनल काम है, तो ऐसी स्थिति में आप कैजुअल ले सकते हैं। दूसरा है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन,
वही जो अभी मैंने बात की कि जो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, जो बाहरी व्यक्ति है और वो भारत में आके व्यापार करना चाहता है, तो उसके लिए ये स्कीम है। तीसरी बात इसमें है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर किसी कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं और इनपुट सर्विस का वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी आईटीसी जो है वो आपका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो इसके लिए स्पेशल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम की 3 जो है व्यवस्थाएं थी जो आपको हमने बता दी। अब जीएसटी में हम रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, अब मैं ये यहाँ पे मैं शॉर्ट में ये रुकना चाहूँगा, मतलब शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की पूरी टोटल प्रोसेस मैंने अपने एक वीडियो में दे रखी है, उसको आप देख सकते हैं। अब इस पे लिखा हुआ है कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और बिजनेस प्रोमाइसेस प्रूफ। यानी कि अब इस पे थोड़ा सा समझ लीजिए। समझने की बात यह है कि बिजनेस अगर आपकी खुद की बिल्डिंग में है तो वहाँ पे बिजनेस प्रोमाइसेस प्रूफ में आपका बिजली का बिल लगेगा। अगर वह बिजली का बिल आपके पिताजी के नाम, आपके भाई के नाम या आपके माताजी के नाम पे आता है और बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी हो वो एक कंसर्न लेटर देंगे कि हम अपने भाई को, बेटे को या जो भी हैं उनको हम व्यापार करने के लिए अपने घर में ये व्यवस्था दे रहे हैं। दूसरा, अगर आप किराए पे कोई ऑफिस, कार्यालय या दुकान ले रहे हैं तो उसके लिए आपको एक रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, मकान मालिक की एक परमिशन होनी चाहिए और उनका बिजली का बिल होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये टोटली प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ नहीं करना है। आपको लॉगिन करना है www.gst.gov.in पे एंड फॉलो सम सिंपल स्टेप आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आफ्टर 3 और 4 डेज यू गेट योर जीएसटी सर्टिफिकेट और मेल आईडी। यानी कि जो आपने मेल आईडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाल रखी होगी उसी मेल आईडी पे आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब जीएसटी नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है, टोटल 15 डिजिट होती है, मैंने पहले बताया था। ये इस टाइप का फॉर्मेट होता है, इसको देख लीजिए। ये 09 क्या है, ये स्टेट कोड है, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये 09 कोड है। जैसे दिल्ली का 10 है और अदर स्टेट का कुछ और होगा, है ना। तो ऐसे 09 क्या है, ये यूपी का स्टेट कोड हो गया, स्टेट कोड है। और ये जो होता है ये आपका पैन नंबर होता है, ये हर कैंडिडेट के साथ होता है, नहीं कि पैन नंबर के साथ ही ये आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। और तीसरा जो होता है ये सिस्टम जनरेटेड डिफ़ॉल्ट नंबर होता है, जो सिस्टम यानी विभाग जनरेट करता है। ये अलग अलग कोड्स हो सकते हैं। तो ये टोटल 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़ें, ठीक है, बढ़ते हैं। हाँ, और कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी मिस हो रही हैं, जिनको अभी हम आगे चर्चा करते हैं। हाँ, अब ये टैक्स सिस्टम आप समझ लीजिए। टैक्स, जीएसटी टैक्स का सिस्टम क्या है, यानी कि अभी जो कंपोजिशन और रेगुलर स्कीम के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो अब ये क्या है, यानी कि जीएसटी। मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट जो 12% का है, इसको समझिएगा चार्ट के माध्यम से। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी जीएसटी स्लैब क्या है, 12% की, यानी टैक्स स्लैब क्या है, 12% का है। अब वो अपने ही स्टेट में अगर माल बिक रहा है, तो यानी इंट्रा स्टेट है, अपने ही स्टेट में है, तो उस पर 2 टाइप के टैक्स हमें पेड करने होते हैं। एक एसजीएसटी है और दूसरा सीजीएसटी है। अब ये अगर हम कस्टमर हैं, यानी कि कोई माल खरीद रहे हैं, तो हमको ये पता ही नहीं है कि एसजीएसटी जा रहा है, सीजीएसटी जा रहा है। लेकिन अगर हम एक व्यापारी हैं या हम एक टैक्स प्रोफेशनल हैं, यानी कि हम किसी भी अपने क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, तो हमें यह जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अकाउंटिंग के टाइम पे भी हमें ये चीज़ मेंटेन करनी, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करना जरूरी है। आप रेगुलर स्कीम में अगर कस्टमर हैं तो प्रत्येक बिल का ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उस टाइम पे ये चीज़ें पर्टिकुलर जो अकाउंटिंग होगी, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए और भली प्रकार से जानना चाहिए। तो हम टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए कि जीएसटी है जिसका कोई प्रोडक्ट है जिसका जीएसटी टैक्स 12% का है और वो अपने ही स्टेट में बेचा जा रहा है, तो 2 प्रकार से टैक्स उसमें लगेंगे। एक 6% यानी 12% का आधा 6% हो गया, जो स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी हो गया, और दूसरा 6% यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी हो गया। ये इंट्रा स्टेट के लिए। अगर वही माल मान लीजिए
इंटर स्टेट जा रहा है, यानी कि वही 12% का माल क्या है, इंटर स्टेट जा रहा है, यानी कि हम यूपी से बिहार माल भेज रहे हैं, तो वह माल पे 12% का जो जीएसटी है वही अप्लीकेबल होगा, जिसका अलग से लेज़र IGST का बना होता है, जिसमें 12% का टैक्स पेड करना होता है। आप ये भली प्रकार से समझ गए होंगे। अब मित्रों, एक चीज़ जो छूट रही थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप एक GST रजिस्टर्ड पर्सन हैं, यानी कि आप GST रजिस्टर्ड फर्म हैं, वो चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी कुछ भी हो, और आप माल ऐसे व्यक्ति से खरीद रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड है। जैसे कि आप कोई पैक फूड खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि एक गांव की आटा चक्की है, अब वो आटे का उत्पादन करता है, उसको पैक करके माल बेचता है, लेकिन वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। और आप एक व्यापारी हैं, आड़तिया, आप व्यापारी हैं, आप उससे मान लीजिए कि एक ट्रक माल खरीद रहे हैं, तो भैया वो तो अनरजिस्टर्ड है। जैसे रजिस्टर्ड डीलर हो गया जो GST में रजिस्टर्ड हो, और अनरजिस्टर्ड क्या हो गया कि जो GST में रजिस्टर्ड नहीं हो फिर भी वो व्यापार कर रहा हो। तो अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप माल खरीदते हैं तो आपके टैक्स का क्या प्रोसेस होगा, यानी टैक्स पेमेंट का क्या, क्योंकि टैक्स तो देना ही देना है। आप मान लीजिए 2 लाख रुपए का माल लाए, अपने दुकान में रखे, अनरजिस्टर्ड डीलर से आप माल रखे, लेके आके माल रखे, और उसी टाइम पे डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी आपके उस पर छापा मार दिया। अब आपके पास बिल है ही नहीं है, क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड जो है डीलर से माल खरीदा है, या आपके पास बिल भी है तो आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो जितने का आपका बिल है उससे ज़्यादा का माल अगर आपके यहाँ रखा हुआ है तो उस पर आपके ऊपर पेनल्टी या कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, जैसे आप एक व्यापारी हैं तो आप अपने प्रोफेशनल से यानी टैक्स कंसल्टेंट से आप उसको बिल देंगे, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, RCM जिसको बोलते हैं, जो हर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, जिसका लेज़र भी होता है, उसका करने का तरीका होता है। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं, आप टैक्स प्रोफेशनल हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि अपने व्यापारी के हित के लिए, अपने क्लाइंट्स के हित के लिए आप उसका टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू पेड कर दें, जिसको वो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए जो चार्ज। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है, नोटिस आ सकती है। और अगर आप सब कुछ अपना अकाउंटिंग का काम, अपने टैक्सेशन का काम टाइम से करते हैं तो आपको कभी भी नोटिस नहीं आएगी। तो ये रहा अब तक का GST का आपका इंट्रो, और काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी। अगला जो वीडियो हम देंगे वो किसी अच्छे टॉपिक पे ही देंगे। और हाँ, ये GST का इंट्रो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसके बाद जो अकाउंटिंग हम प्रैक्टिकली आपको टैली सॉफ्टवेयर पे बताने वाले हैं, तो उसके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी था। अगले किसी वीडियो में आपको मैं टैक्स स्लैब और रिटर्न के बारे में बताऊँगा, यानी कि GST में कौन से GST पे कौन सा रिटर्न फाइलिंग अप्लीकेबल होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक ही था। सबको ये पसंद नहीं आएगा, हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग भी लगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो स्किल्ड होना चाहते हैं, उनको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और उम्मीद है आप हमारे सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, खूब ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।